भेज देने से क्या है, हो सकता है सरकार की भावना में भी चेंज हो गया हो, या उन्होंने भी सोच लिया, हमने इसके लिए बात भी की। मैं किसी प्रकार से हम चाहते यदि पूर्व सैनिक वहां बस जाएंगे तो ये समझो हमारा सीमांत सुरक्षित हो जाएगा। ये बात आदरणीय दिलावर सिंह ने हमारे को कई बार कही कि किसी भी प्रकार से ये सब लोग सीमांत के रहने वाले, और आदरणीय महेंद्र साहब ये पूरी तरह से सभी सीमांत के रहने वाले से वहां की कोई भी छोटी मोटी गतिविधि होती है तो इनको सबसे पहले पता चलता है। इसके लिए हमें भी और देश को की सफलता के विजय उत्सव समारोह के साथ जैसलमेर जिले के समस्त पूर्व सैनिकों, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक भी शामिल है, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार से 4 मांगे के बारे में अवगत कराना, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली मांग है, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में नहरी इलाके में भूमिहीन जिले के गौरव सैनिकों को भूमि का आवंटन किया जाए। इससे सेकंड लाइन डिफेंस के तौर पर सैनिक देश की सुरक्षा में मिल जाएंगे तथा इस सम्मेलन का इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को स्मरण करना था, बल्कि जैसलमेर के भूहीन पूर्व सैनिकों के अधिकारों की मांग को मजबूती से उठाना भी था। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई जैसलमेर द्वारा किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित, VSM अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जोधपुर प्रांत उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता कर्नल भोजराज सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष जोधपुर प्रांत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक छोटू सिंह भाटी ने सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। परिषद के अध्यक्ष कैप्टन अमर सिंह भाटी ने इस गौरवपूर्ण अवसर पर बताया कि ये सम्मेलन न केवल विजय उत्सव है, बल्कि ये पूर्व सैनिकों के भविष्य की योजना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी बैठन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, सच सच ही होता है और सच कभी मरता नहीं है, और सच कितना भी आप दबा दोगे, गाड़ दोगे तो एक दिन निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक विडंबना है कि आज इस देश के अंदर सच सुनने वाले बहुत कम हैं, सच पूछने वाले बहुत कम हैं, और सच बोलने वाले भी बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी ये सच हिंदुस्तान को अपने मुकाम पे हमेशा सर पे लिए खड़ा रहेगा। ये मेरी अपनी सोच है। लोग आपको गाली दें, कोई बात नहीं, आप सच बोलो। मैंने सिर्फ छोटी सी कोई अगर बात बोल दी तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मतलब आप जो मर्जी आए सीधा देश निकाला। आज पहले तो बीजेपी वाले देते थे, मैं भी बीजेपी का हूँ, ठीक है ना। अगला वोट किसको जाएगा पता नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने भी बीजेपी को वोट दिया भाई। तो फिर क्या आप मुझे देश निकाला देके और ग्रुप में बोल रहे हो कि पाकिस्तान चला जाओ। तो अब आप सुनिए, जैसलमेर में 25 मई को ऑपरेशन सिंदूर का विजय दिवस मनाया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जोधपुर संभाग के अध्यक्ष मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित थे, उपाध्यक्ष कर्नल भोजराज सिंह राठौड़ थे, और विशिष्ट अतिथि यहाँ के MLA छोटू सिंह साहब थे, और सैनिकों ने जोश खरोश से भाग लिया। सोच हमारी भी यही है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी यहाँ मैं पहले यहीं की बात करूँगा, बाकी हम आगे का वीडियो बाद में बनाएंगे। कि जैसलमेर में एक नैरेटिव सेट किया हमने, यहाँ पे जो हमारी मीटिंग चली, तो उस मीटिंग के अंदर जो यहाँ की इकाई के अध्यक्ष है ऑनररी कैप्टन अमर सिंह भाटी, जो राजवीर से आते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई इनके सामने कि भी ये मेरा मैसेज किसी तरह भारत सरकार तक पहुँचाइए। जैसलमेर शायद इस ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन 4 रात
कोई में अपने घर में सोया नहीं होगा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्यों कि रात भर ड्रोन और मिसाइलें जैसलमेर एक मुख्य टारगेट था। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि ऐसा है कि जैसलमेर का एक ऐसा मतलब जैसे कि एक ऐसी डिफेंस कॉलोनी का निर्माण करना और सीमावर्ती जो ज़मीनें हैं वो सैनिकों को आवंटित करके उनको कृषक के रूप में सेकंड लाइन सैनिक बना के उनको जैसलमेर की तर्ज के ऊपर पूरे भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ जो मतलब राज्य सीमावर्ती है तो उसके आसपास में सिर्फ सैनिक ही होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे वो आपको सेकंड लाइन वहीं पे रेडी मिले। आपको इतना तो पता है कि भारत का एक सैनिक इस तिरंगे झंडे के लिए एक सांस बाकी होगा तब भी दुश्मन का खात्मा कर सकता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत के इतिहास में लिखे हुए इस तिरंगे के लिए। तो ये यहाँ इस मीटिंग में बहुत बड़ी मतलब एक आवाज़, एक सीख या एक दरखास्त सरकार तक पहुँचाई गई है कि सीमावर्ती जो जिले है उसमें डिफेंस कॉलोनियों का निर्माण हो, सेकंड लाइन के लिए सैनिकों के आजीविका के लिए पेंशन के साथ ही, ताकि वो दूसरा कोई काम ना करे, अपनी वो ज़मीन पे खेती करे और सेकंड लाइन के लिए हमेशा तैयार रहे। उनको ज़मीन आवंटित होनी चाहिए और उनको सीमा के साथ साथ में बसाना चाहिए। ये चीज़ बड़ी गहनता से जो हमारे जनरल साहब थे उन्होंने भी ली, यहाँ के माननीय विधायक ने भी ली, और कर्नल बोधराज सिंह साहब तो यहाँ के इतने लोकल और जान पहचान के, उन्होंने बहुत ही मतलब उस जोश के साथ में इस चीज़ को बताया कि नहीं, ये हम करके रहेंगे, ये हम इस तरह से मतलब सरकार के सामने अपना एक बहुत अच्छा विजन रखेंगे कि पूरे देश के साथ में ये मतलब इस तरह का मतलब हमारे देश का सिनेरियो होना चाहिए कि हमारी सेकेंड लाइन हमेशा ही आर्मी को सपोर्ट के लिए तैयार ही रहे और बॉर्डर पे ही रहे। तो ये थी हमारा ऑपरेशन विजय। अब हम आते हैं तिरंगा यात्रा के ऊपर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तिरंगा यात्रा को शौक से देखने के लिए टीवी के सामने बैठे। तो पहले तो हमें दुख ये हुआ कि जिस जनता ने 3 दिन 3 रात सोई नहीं है, पूरे भारतीय सेना का पराक्रम अच्छी तरह से देख लिया, विश्व के मुंह से सुन लिया, विश्व मीडिया से, सोशल मीडिया से, हर तरह से वो जान गया, भारत का हर एक बच्चा कि भारत की सेना क्या कर सकती है। तो फिर आप वो तिरंगा लेके कौन सा संदेश पब्लिक को देने के लिए जा रहे हो? चलो जा रहे हो तो क्यों नहीं आप तिरंगे यात्रा एक पूरे देश को ही, जैसे आप हर घर तिरंगा जैसे आपने आंदोलन का मतलब बताया था होना चाहिए, तो ऐसे ही आप इस तरह से करते ताकि पूरे देश को साथ में लेते ना। यहाँ एक दिल्ली का एक राज्य है, दिल्ली राज्य समझ लो, NCR है, वहाँ से एक मुख्यमंत्री शुरू करता तिरंगा यात्रा और उसी का पैटर्न बना के जितने भी इस सरकार के जो जिस पार्टी की ये सरकार है वो मतलब इस तरह से लेके निकल पड़ते हैं। निकलिए, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आँखों से फूटती हुई मिसाइलें आकाश में देखी, ड्रोन फटते हुए देखे और नीचे मलबा देखा उनको आपने तो खुद कुछ नहीं देखा, उनको आप तिरंगा ले जाके वो नेता क्या बता रहे हैं और क्या बताएंगे? और ऐसी कड़कती धूप में जब उस तिरंगे का मिसयूज होना, यानी कोई तो उसको स्कार्फ बना रहा है तिरंगे को, कोई उसे पसीना पूछ रहा है और कोई बहुत नामचीन नेता नाक पूछ रहा है, तो अगर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या उनको शाबाशी दी जाएगी? और फिर ये तिरंगा यात्रा बीजेपी ने क्यों निकाल दी? तो कांग्रेस उठ पड़ी कि हम तो जय हिंद यात्रा निकालेंगे, क्योंकि देश की पब्लिक तो फालतू बैठी हुई है ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्या। लेकिन बीजेपी ने वो निकाली, तो हम पीछे क्यों रहे? हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे। तो जैसे मैंने प्रश्न उठाया था कि बीजेपी भी आरएसएस से संबंधित है और आरएसएस ने
1923-24 में आरएसएस का संगठन हो चुका था। मैं खुद आरएसएस का बचपन से सिपाही रहा हूं और आज भी हूं। लेकिन आरएसएस ने, हमारी आरएसएस ने तिरंगे को कभी 2002 के अंदर पहली बार हमने नागपुर के ऊपर हमारे जो भी सीनियर थे उन्होंने फहराया। लेकिन तिरंगा जब बना था 1921 में, जब ये सरकार के पास में आया तिरंगा और 23-24 के अंदर संघ बन के तैयार हो चुका था, तो उस 23-24 से लेके 2002 तक, 1 या 2 तक इस तिरंगे को हमारी आरएसएस ने नहीं अपनाया। लेकिन जब आरएसएस ने अपना पॉलिटिक्स विंग तैयार किया तो उस पॉलिटिक्स विंग के लिए तिरंगे की आवश्यकता पड़ी हुई, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो तिरंगे को नागपुर में फहरा के और तिरंगे के साथ में संघ आत्मसात हो गया। ये नहीं कि कोई मजबूरी नहीं, आत्मसात। आत्मसात का मतलब एक सैनिक की तरह उस तिरंगे के अंदर समाहित हो जाना, ये संघ ने किया। जो संघ आज भी अपने प्रतिबद्धता के साथ तिरंगे के साथ वैसा ही जैसे एक सिपाही करता है, वैसे ही वो एक मतलब संघी, जिसको हम बोलते हैं सैनिक, संघी एक मतलब सिविल वर्दी का सैनिक है वो समाज के अंदर, वो भी इसके आगे नतमस्तक है। लेकिन जब इसकी नेताओं द्वारा, पॉलिटिक्स द्वारा, राजनीतिकरण के द्वारा सेना के साथ में और तिरंगे के साथ में इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो दुख होता है और जुबान खुल जाती है। जिनको बुरा लगे माफ़ करें, लेकिन सच सच ही रहता है। तिरंगे का मिसयूज, तिरंगा हमेशा हमारे यहाँ होना चाहिए, जहाँ हमारा तिलक होता है, ओम होता है, जहाँ हमारा सब कुछ है, यहाँ माथे पे लगाने के लिए है। हमारा अंतिम क्षण इसके अंदर होना चाहिए, इसके नीचे। लेकिन तिरंगा ये नाक पोंछने के, सिर पोंछने के लिए, स्कार्फ बनाने के लिए तिरंगा नहीं है। एनी हाउ, तो मुझे माफ़ करें, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। और न अब आगे आने वाले जो बोल रहे हैं कि हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे, तो भाइयों निकाल लो जय हिंद यात्रा। लेकिन जय हिंद का नारा किसने दिया था पता है आपको? सुभाष चंद्र बोस ने। और उनके बारे में आप कितना जानते हो? उनके बारे में कितना जानते हो? फिर आप जय हिंद लेके निकलो। एनी हाउ, मैं खुद मैं पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे पहले झूठ की नींव पे पॉलिटिक्स तैयार होती है, सच के नींव पे पॉलिटिक्स कभी तैयार नहीं होती। इसलिए मुझे, ठीक है, आपको किसी को वोट देना है वो आपकी मर्जी है, जहां आपको अच्छी लगे आप दीजिए। तब मैं बोलता हूं ना कि समर्थक एक अलग होता है पार्टी का, लेकिन एक अंधभक्त अलग होता है। तो अंधभक्त हर पार्टियों में, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी में, कांग्रेस में, सपा में, हर जगह अंधभक्त अंधभक्ति है। क्यों? कि उनका दिमाग, आंख, कान, नाक कुछ काम नहीं करता है। जो उनके नेता ने बोल दिया वो उनके लिए फाइनल है। अब हम आगे आ जाते हैं 8वें पे कमीशन के ऊपर। तो इस मैटर को अभी आप भूल जाइए। ओपी सिंदूर चल रहा है और ओपी सिंदूर का जो अभी तक गुणगान जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, आखिरी घर नहीं बचेगा भाई कि सब ने ओपी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट सुन ली है और तैयार कर ली है, आगे आने वाले समय में इसको काम में लेनी है। तब तक आप अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में आपका जो 8वां पे कमीशन रहेगा। ये सरकार की मजबूरी है। दूसरी मजबूरी क्या है कि परसों ही तो घोषणा हुई IMF से, जो हमारे जो आयोग ने बोला है, नीति आयोग, ठीक है ना। तो नीति आयोग के सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने क्या बोला कि हम चौथी इकोनॉमी बन गए, जिसको कल सोशल मीडिया और गोदी मीडिया ने खूब फैलाया कि चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। तो दोस्तों, जब चौथी अर्थव्यवस्था हम बन गए तो आप सोच लीजिए कि आपका 8वीं पे कमीशन तो बहुत अच्छा ही आएगा। चौथी अर्थव्यवस्था है अगर, और जापान को पछाड़ा है, तो फिर पे कमीशन तो अच्छा ही आएगा। फिर हम बुरा, इसके बारे में चर्चा ही क्यों करें बुरे की? तो करनी ही नहीं है। लेकिन अब चौथी अर्थव्यवस्था हम है तो हम इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो कोई बुराई नहीं है कि इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं कि हमारा 1% वो देश के 20 आदमी जो इस देश के टॉप 20 उद्योगपति है, उनकी संपत्ति आप देख लीजिए, जिनकी 2014 में अगर 1% थी
उदाहरण के लिए तो आज 25 के अंदर 400% है। समझ रहे हैं आप? चाहे कोरोना आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, अगर हमारा दुगुना अगर मान लो हमारा जीडीपी हुआ है तो उनकी आय चौगुनी हुई है। और अगर चौगुना अगर हमारा हुआ, कोई सत्ता के पास में, अगर कोई सत्ता के अंदर है तो उसकी 400 गुना हुई है। तो जब इसके ऊपर एक थोड़ा सा रात को बैठ के देखा गया कि ये 20 की संपत्ति कितनी बैठ जाती है, तो वर्ल्ड वाइड जब उसको टॉप 20 को लिया गया तो कानों के वो छर्रे उड़ गए कि तो बहुत झोल है भाई। ये मतलब जो इनकी संपत्ति है उस संपत्ति को भारत सरकार अपनी संपत्ति समझ रही है। जो निजीकरण किया है वो इस शर्त पे है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भारत के ग्रोथ के अंदर काउंट की जाएगी। आप जितना चाहो कमाओ भाई, आपको निजीकरण में शामिल कर लिया। और सब जगह, चाहे वो न्यूक्लियर है, वेपन है, ये है, वो है, डीआरडीओ है, देश की कोई संस्था नहीं जहाँ निजीकरण नहीं है। और अब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो काउंटिंग में आएगी भारत की अर्थव्यवस्था में, प्रॉपर्टी उसकी है। तो मैंने सोचा कि अगर इन 20 आदमी को हम निकाल देते हैं तो, और उसके साथ में जो हमारी बाहर की एफडीआई निकाल देते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल देते हैं, और साथ में जो हमने अपने ऊपर 200 लाख का कर्जा लिया हुआ है अभी इस पिछले 10 सालों के अंदर, 200 लाख का कर्जा, 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ डॉलर, 200 लाख करोड़ डॉलर, तो उसको निकाल देते हैं तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था तो कहीं बहुत पीछे पहुंच जाती है। और सपोज करो कल दूसरी सरकार आ गई और वो बोले कि भाई जांच करो इनकी, तो उनके पास तो ऑलरेडी अभी दूसरे कंट्री का अपना रहने का प्रबंध कर रखा है, तो वो चला गया, आपसे वो 20 आउट हो गए, आपका क्या बचा? पिछले 10 सालों के बाद ये 11वां साल चल रहा है, 12वां साल शुरू हो गया। तो 12वें साल के अंदर आप समझ लो कि सबसे कम एफडीआई पिछले 1 साल में आई है। आप गूगल करके देख लो, मैं बोल रहा हूं तो गूगल करके आप देख लो, मैंने भी देखा है, परखा है, समझा है, तभी बोल रहा हूं। उसके बाद में जब मैंने लोगों के ऊपर लिया तब 1% तो ये हो गया, बाकी जो मतलब 50% थे, जो आईएमएफ की हमारी प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास की है, 2,45,000 या 2.5 लाख के आसपास की आईएमएफ बोलते कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय है, वो आईएमएफ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हमने अपनी अमीरी गरीबी का खाका खोला तो 50% लोग देश के 70 से 71 हज़ार के बीच में थक जाते हैं, यानी कि वो महीने के 200 रुपये के आसपास उनका खाते में पड़ता है। और 40% ऐसे हैं जो 1,65,000 के आसपास पहुंचते हैं, तो वो 450 के आसपास होते हैं। अब जब हम इन तीनों सबको मिला देते हैं, इस 1% को छोड़ के अगर 99% को क्लबिंग करके जब डिवाइड करते हैं तो 400 रुपये के पर डे के हिसाब से हमारा एक बंदे की आय बैठती है, ठीक है ना। अब अगर आप मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे तो आपके 99% जो आपके एमएलए एमपी जितने भी है लखपति है, और 88% है जो करोड़पति है। तो इसके हिसाब से तो आप चौथी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 99% पब्लिक अब हम पकड़ लेते हैं तो वो 400 रुपये पर डे की एवरेज पे आ जाते हैं वेजेज के अनुसार। अब उसमें असंगठित क्षेत्र अलग है, मजदूरी का वो अलग है, ये सब कुछ मिला के, यानी कि जो ये देखा गया तो देखा कि भी ये एक आम आदमी के पास में मजदूरी नहीं है और हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, और पिछले 11 साल में हमारे रुपए को 0.1 पैसा मजबूती नहीं मिली, रुपया मजबूत नहीं हुआ है। तो मुझे वो अर्थव्यवस्था अभी तक समझ में नहीं आई कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है लेकिन देश का रुपया और देश के नेता कंपटीशन के साथ गिरते जा रहे हैं।
गिरते जा रहे हैं। और आपने कल परसों वो हमारे हरियाणा के एमपी का सुना ही है, 2 तो पहले थे ही एमपी मध्य प्रदेश के, तीसरा इधर जाग पड़ा जांगड़ा, जो मेरा जाजड़ा है वो जांगड़ा। अहिल्या की तरह नहीं थी वो औरतें। सांप ने मतलब 900 राउंड फायर करने वाली 1 मिनट में गन हाथ में है और उसने बहादुरी नहीं दिखाई। वाह रे भाई वाह। अरे अभी बात यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुल मिला के बात ये कि अभी मोदी जी करे तो करे क्या। जो अमित शाह जी ने फैक्ट्री खोली थी, उस फैक्ट्री का जो इनरोलमेंट किया, वो इनरोलमेंट में ऐसे ऐसे बंदे घुस गए जो बीजेपी की परिभाषा के आसपास में ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब आप थोड़ा पीछे चलिए आज़ादी के पास में। जब आज़ादी मिली थी तो नेहरू जी का क्या स्टेटमेंट था कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा दैट टाइम जो यहाँ का जनरल था वो हंसा और बोला आपको जरूरत बहुत जल्दी पड़ेगी, और अक्टूबर 47 में ही सेना की जरूरत पड़ी। नेहरू जी को समझ में आ गई सेना की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के ही जिसको हम CDS बोलते हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ही होता था। पाकिस्तान का भी वही है, हिंदुस्तान का भी वही है। दोनों के चीफ अलग अलग है, लेकिन तीनों ही ब्रिटिशर है, इंडियन वाला कोई नहीं है। और 8 महीने युद्ध लड़ा, तब जाके जो बोलते हैं ना कि कश्मीर लिया क्यों नहीं, तब हमारे ऊपर कौन था? वो तो नेहरू ने जब बोल दिया करण सिंह को कि भाई मिल जाओ तो सेना आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये बच जितना लिया वो ले लिया। और अब जब दूसरा लेने के लिए जब भी हमारी सेना एक कदम आगे बढ़ती है, कारगिल में हमारे पास अच्छा मौका था, अमेरिका का कूदा। अभी हमारे हाथ में गर्दन थी, अमेरिका कूदा। तो फिर हमारे प्रधानमंत्रियों को नहीं चाहिए? अभी 4 दिन पहले यार एक मतलब ये साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति डिबेट के अंदर ट्रंप को धमका देता है कि नो यू आर लाइव, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे देश के अंदर काले मारे जा रहे हैं न कि गोरे मारे जा रहे हैं। वो डिबेट चल रही थी। युद्ध चलते हुए 2 साल हो गया है, ठीक है ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आके व्हाइट हाउस में उनकी धज्जियां उड़ा दी कि हमारा प्रधानमंत्री जी इतना नहीं बोल सकता कि ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसके में चक्कर में मत आओ, इनके चक्कर में मत आओ। तो मेरा कहना इतना ही है कि देश के सामने सच रखो ना आप। देश तो आपके साथ में है, आपकी राजनीतिक लड़ाइयाँ आपके अंदर है। आप एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हो, जितना कीचड़ उछालना उछालो, लेकिन जो पब्लिक आपके साथ में है उस पब्लिक को क्यों तोड़ रहे हो भाई? पब्लिक को जब पता है कि वेतन घाटी वहाँ पे 3 करोड़ रुपए में 2 साल के ठेके पे उठी हुई है, तो आप बोलते हैं वो तो 2 महीने के लिए खुलती है। और उस जो ठेका हुआ है वो अभी 1 साल पहले हुआ, उसके ऊपर वहाँ के अभी जो हमारे केंद्र सरकार के राज्यपाल का सिग्नेचर है। टेंडर हुआ, उसका टेंडर उठा है, सुरक्षा की गारंटी भी केंद्र की है। जो हमारे ऊपर पड़ता है उसकी जिम्मेवारी भी हमें लेनी पड़ेगी ना भाई, लेनी पड़ेगी, इस्तीफे भी देने पड़ेंगे। पब्लिक का देश है, पब्लिक की सेना है, पब्लिक का देश है, पब्लिक की सेना है। राजनीति व्यक्ति जो राजनीतिक है वो सेना के ऊपर जो वो भी सत्ता में है, तो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ सरकार इतना बोल सकती है कि यहाँ खतरा है, आप देश को बचाइए, सेना अपने आप बचा लेगी। सेना का और उसका इतना ही है, न कि आप सेना को उठा के रेलवे टिकट पे छापो, सिंदूर को उठा के मतलब कहीं और छापो, कहीं झंडे पे छाटो। अरे किसी को तो याद होगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी, याद है वो चुनाव कारगिल के बाद वाला, जहां सैनिकों की फोटोएं लगाई गई थी और जनरल वैद
जनरल वैद ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि सेना का राष्ट्रीयकरण उचित नहीं है, ये सेना स्वीकार नहीं करेगी। आज भी ये इतिहास में दर्ज है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है ना, कि दैट टाइम का चीफ ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसी टाइम से वो पोस्टर हट गए थे और उन्होंने ये आदेश दिया था कि किसी भी चुनाव के अंदर सेना का नाम नहीं लिया जाएगा, सेना के ऑपरेशन का नाम नहीं लिया जाएगा, सेना का कोई फोटो नहीं होगा। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अरे कम से कम उनको तो फॉलो कर लो, उनको तो फॉलो कर लो, लेकिन करोगे नहीं ना, कहाँ से करोगे, नहीं करोगे। खैर एनी हाउ, जिनको भाई बुरा लगे 4 गाली खूब देना, अच्छा लगे शुक्रगुजार हूँ, बोलूँगा सच। ये आंकड़े आप ढूंढ लेना, जांचना कि अर्थव्यवस्था के बाद में एक आम आदमी कहाँ खड़ा है चौथी अर्थव्यवस्था में। और एक बात और बता दूं आपको, प्रति व्यक्ति आय के अंदर हिंदुस्तान से चाइना 7 गुना आगे है। जिस जापान को हमने ओवरटेक किया अभी, वो जापान प्रति व्यक्ति आय हमसे 14 गुना आगे है। जर्मनी 24 गुना आगे है। अमेरिका 28 गुना हमसे आगे है। ढूंढ लेना अभी इसके ऊपर गूगल करके, ठीक है ना। तो जब प्रति व्यक्ति आय होगी हमारे पास में, तब हम समृद्ध हो गए। अगर आपने उद्योग घरानों से बिजनेस करवा कर उसको अपने में काउंट कर लिया है, तो आप चौथी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि 400 गुना तो अंबानी और अडानी बढ़े हैं, 2 ही। पीछे बचे हुए जो 18 है वो इन दोनों के समकक्ष है, 18 मिला के भी 20,000 लाख करोड़, समझो आप। खैर अब बोलने से क्या होगा, आप थोड़ी ढूंढोगे, लेकिन ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? और आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है।